तो हम लोग अभी 21st सेंचुरी ट्रेंड्स इन साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में। तो शुरू करते हैं 21st सेंचुरी ट्रेंड्स इन साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्लेक्टिज्म। अभी है क्या? देखो, जब हम लोग ऑलमोस्ट ह्यूमनिस्टिक स्कूल ख़त्म कर लिए थे, तो हम लोगों ने बेसिक डिफरेंस देखा था थेरेपीज़ के अंदर में कि ह्यूमनिस्टिक स्कूल, बिहेवियरिस्टिक स्कूल और साइको एनालिटिक स्कूल के बीच में थेरेपीज़ को लेकर क्या फ़र्क है। जैसे कि हमने ये जाना था कि जो साइको एनालिटिक स्कूल है वो बहुत ज़्यादा फोकस करती थी हमारे एंड रिजल्ट पे, लेकिन वहीं पे बिहेवियरिस्टिक स्कूल जो थी वो अपने थेरेपी में बहुत ज़्यादा फोकस करती थी अपने प्रोसेस पे। और बिहेवियरिस्टिक साथ ये भी कह सकते थे जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल है वो बहुत ज़्यादा फोकस करती थी अपने क्लाइंट पे। ठीक है? तो हर जो थेरेपीज़ डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स जो लेकर आती थी, उसका हल्का सा तरीका अलग होता था, या फिर जो मोटो होता था और एम होता था वो उसमें फ़र्क आती थी। चाहे वो प्रोसेस पे लेकर हो गए, चाहे एंड रिजल्ट को लेकर हो गए, चाहे वो क्लाइंट सेंटर्ड हो या फिर प्रोसेस सेंटर्ड हो। जैसे कि बिहेवियरिस्टिक और ह्यूमनिस्टिक स्कूल के बीच का आप डिफरेंस देखेंगे तो बिहेवियरिस्टिक स्कूल की जो थेरेपीज़ होती थी वो प्रोसेस सेंट्रिक होती थी, और जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल की जो थेरेपीज़ होती थी वो क्लाइंट सेंट्रिक होती थी। तो अब 21st सेंचुरी ट्रेंड्स में ये एक्लेक्टिज्म आता है। एक्लेक्टिज्म में है क्या? कहने का क्या मतलब है कि इस एक नया आइडिया लिया जा रहा है 21st सेंचुरी के अंदर में कि एक इंडिविजुअल की जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब इस सॉल्व करने के लिए हो सकता है कि एक स्कूल का थेरेपी काफ़ी ना पड़े, हो सकता है उसके लिए बिहेवियरल थेरेपी काफ़ी ना पड़े, हो सकता है उसके लिए साइको एनालिटिक थेरेपी काफ़ी ना पड़े। तो हो सकता है कि हमें एक पर्टिकुलर क्लाइंट को की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीपल थेरेपीज़ का साथ में इस्तेमाल करना पड़े। तो इस उसी आइडिया को हम लोग एक्लेक्टिज्म आइडिया बोलते हैं, कि जहाँ पे हम लोग मल्टीपल थेरेपीज़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि एक क्लाइंट की जो मेंटल इश्यूज़ है उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है? कुछ नए बिहेवियर्स के बारे में हम लोग 21st सेंचुरी के अंदर में आए। देखिए, 21st सेंचुरी से पहले साइबर वर्ल्ड जैसा कुछ बहुत ज़्यादा रिलेवेंट था नहीं, सोशल वर्ल्ड इतना नहीं था, सोशल मीडिया इतना नहीं था। तो नए तरीके के बिहेवियर्स आ रहे हैं कि इंडिविजुअल का बिहेवियर ऑन रियल रिलेशनशिप्स जो कि ग्राउंड लेवल पे है, और एज़ कम्पेयर टू वो रिलेशनशिप जो उनके सोशल मीडिया पे, उनके बीच की एनॉमली, उनके बीच का फ़र्क, ये सब नए बिहेवियर्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक्लेक्टिज्म हो गया एक तो ट्रेंड। दूसरा है कि नए बिहेवियर्स आ रहे हैं, जैसे कि साइबर बुलिंग जैसा टर्म आपने सुना होगा, तो वो एक नए बिहेवियर्स हैं। तो ये बिहेवियर्स क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है, इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है? फिर एक मल्टी कल्चरल अप्रोच अप्रोच आता है। तो मल्टी कल्चर, इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं। हमने ये कहा था कि साइकोलॉजी के अंदर में जो मेजरमेंट्स होती थी वो डायरेक्ट नहीं हो पाती हैं, वो इनडायरेक्ट होती है। यानी कि अगर आपको किसी का लर्निंग के बारे में पता करना हो, या फिर किसी के अगर आपको मेमोरी के बारे में पता करना है, तो आप अल्टीमेटली उसके बिहेवियर से पता करते हैं। बिहेवियर ही एक सोर्स बनता है जिससे कि हम लोग एक इंडिविजुअल की जो मेंटल प्रोसेसेस है या फिर जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसको हम लोग स्टडी कर पाते हैं। लेकिन जो एफएमआरआई जैसे एडवांस जो मेजरमेंट्स टेक्निक्स हैं वो मोर क्लोजर टू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तक हमको लेके जाता है। और जैसे जैसे हम लोग क्लोजर टू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जाते रहेंगे, वैसे वैसे मोर ऑब्जेक्टिविटी आएगी साइकोलॉजी के अंदर में, क्योंकि जो मेजरमेंट्स होंगी उसकी इनडायरेक्टनेस कम होती चली जाएगी। ठीक है? ये ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, ये सेम चीज़ है, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं। अब सबसे पहले तो हम लोग मल्टी कल्चरल अप्रोच लेते हैं। अब मल्टी कल्चरल अप्रोच में होता क्या है कि हम लोग डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करते हैं। कहने का क्या मतलब है? जैसे कि आपने कहने का ये मतलब है, जैसे कि आपने मैस्लो की थ्योरी पढ़ा होगा। तो मैस्लो की थ्योरी और कई सारे जो साइकोलॉजी के अंदर में हम लोग जो थ्योरी पढ़ते हैं वो मोस्टली वेस्टर्न नेशंस के अंदर में बने हुए हैं। अब वेस्टर्न नेशन से हाईली इंडिविजुअलिस्टिक नेशन, अब हाईली जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स हैं उनका अप्रोच, उनका देखने का तरीका बहुत अलग होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर है या फिर जो ईस्टर्न कल्चर है, जहाँ पे जो सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है। तो वैसे थ्योरीज, वैसे टेस्ट जो कि वेस्टर्न नेशंस के अंदर में बने हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं, वैसे टेस्ट और वैसे थ्योरीज जनरली जो हमारे कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी जैसे कि जो ईस्टर्न नेशंस है वहाँ पे फेल होती है। तो ये जो अप्रिशिएशन ऑफ डाइवर्सिटी की बात जब हम लोग करते हैं 21st सेंचुरी ट्रेंड्स में, तो उसका मतलब यही कि जो भी टेस्ट, जो भी थ्योरीज चाहे कहीं भी किसी भी कल्चर के अंदर में बनी हुई हैं,
अगर वो थ्योरीज और या फिर अगर वो टेस्ट किसी और कल्चर के अंदर में अप्लाई होता है, तो अप्लाई करने से पहले उसमें उस कल्चर के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आप अप्लाई करने वाले हैं उस कल्चर के अकॉर्डिंग वहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी या फिर कह लीजिए कस्टमाइजेशन होगी। तो वही है हमारे पास मल्टी कल्चरल अप्रोच। तो मल्टी कल्चरल अप्रोच में ये होता है कि हम लोग एक कल्चर, जो भी टेस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, जो भी थेरेपीज या फिर जो भी थ्योरीज ऑलरेडी बनी हुई है, उन थ्योरीज को, उन थेरेपीज को, उन टेस्ट को डायरेक्टली अप्लाई करने के जगह पे हम लोग पहले वहाँ पे कस्टमाइजेशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कल्चर कैसी है। ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मैस्लो की थ्योरी डायरेक्टली जो वेस्टर्न नेशंस के अंदर में बनी हुई है वो ईस्टर्न नेशन पे काम नहीं करती है। कुछ और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि जो टॉयलेट ट्रेनिंग्स होती है वेस्टर्न नेशंस में और इंडियन नेशंस में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है। अब जैसे कि वैक्सीनेशन ड्राइव्स जो कोविड के टाइम पे जब चल रही थी, तो सेम कंट्री के अंदर में कुछ वैसे कुछ लोकेशंस ऐसे थे या फिर कुछ सोसाइटीज़ ऐसे थे जहाँ पे वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे सोसाइटीज़ भी एग्जिस्ट कर रही थी जहाँ पे वैक्सीन को लेकर उतना ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्टेंस नहीं थी, वो डर रहे थे या फिर वो रिजेंट कर रहे थे वैक्सीन लेना। तो तो सिंस देख रहे हैं आप, दो अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, दो अलग अलग कल्चर्स हैं, तो वहाँ पे एक थेरेपी जो किसी एक पर्टिकुलर कल्चर के अंदर में बनी हुई है, उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते, हमें वहाँ पे कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये भी 21st सेंचुरी ट्रेंड के अंदर में आता है कि आज जो साइकोलॉजी है वहाँ पे जो भी टेस्ट बने हुए हैं पहले के, जो भी थेरेपीज, जो भी थ्योरीज बहुत पहले के बने हुए हैं, वो अब डायरेक्टली अप्लाई नहीं किए जाते हैं, उनमें कस्टमाइजेशन किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस कल्चर में अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो यही है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की। तो 21st सेंचुरी ट्रेंड में जो आज जो हम लोग अप्रोच लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी हो चुकी है। कहने का मतलब कि अब साइकोलॉजी जो है वो एक स्टैंड अलोन डिसिप्लिन नहीं है। बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जो साइकोलॉजी को कंट्रीब्यूट करती है, और साइकोलॉजी बहुत सारे अदर डिसिप्लिन्स को कंट्रीब्यूट करती है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ये हो गया कि एक फील्ड हो गई साइकोलॉजी और दूसरी कोई भी अदर फील्ड्स हो गए, तो दोनों ही के बीच में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द नॉलेज चलता रहता है। तो ये हो जाता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जैसे कि कॉग्निटिविज्म में भी हमने पढ़ा था कि कैसे जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, नियो बिहेवियरिस्ट और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच किस तरीके से कॉग्निटिविज्म को जन्म देते हैं। तो कॉग्निटिव स्कूल खुद एक रिजल्ट है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का। ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया, इन सब पे आएंगे। ठीक है। तो टेलीथेरेपी, जैसे कि आज कई सारा आप साइकोलॉजिकल हेल्प्स आप अटेन कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन योर वेबसाइट, डायरेक्टली आप इंटरनेट के थ्रू। ई जैसे कि ई संजीवनी पोर्टल होता है, गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये रन करा जा रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल इशू अगर आपको लगता है कि आप किसी साइकोलॉजिकल इशू में, तो डायरेक्टली आप कंसल्ट कर सकते हैं। और स्पेशली 2020 के बाद, जो स्पेशली 2020 के लॉकडाउन के बाद जो स्टिग्मा एसोसिएटेड था मेंटल इश्यूज को लेकर या फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज के लेकर, वो थोड़ा कम होते हुए दिखा गया है। तो स्पेशली इन 21st सेंचुरी में, और स्पेशली 2020 के बाद, 2020 के कोविड लॉकडाउन के बाद, जो स्टिग्मा अटैच था मेंटल हेल्थ को लेकर, वो अब रिड्यूस हो रहा है। और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, स्पेशली जो सेलिब्रिटीज़ है जिनको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, वो भी अपने मेंटल इश्यूज़ को लेकर अब बाहर आ रहे हैं। यानी कि जो स्टिग्मा एसोसिएटेड था साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को लेकर, मेंटल इश्यूज़ को लेकर, वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है इस 21st सेंचुरी के अंदर में। अब एक करके ये सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है। तो उसके लिए हम लोग बिहेवियरिस्ट कहानी शुरू करेंगे। तो हम लोग दो एरा लेके चलते हैं, एक मॉडर्निज्म एरा और एक पोस्ट मॉडर्निज्म एरा। तो मॉडर्निज्म एरा के अंदर में बिहेवियरिस्टिक व्यू पॉइंट आता है। बिहेवियरिस्टिक व्यू पॉइंट क्या कहती थी कि जो रियलिटी है उसको स्टडी किया जा सकता है ऑब्जेक्टिविटी, उसको स्टडी किया जा सकता है ऑब्जेक्टिवली एंड सिस्टमैटिकली। मतलब कहने का ये है कि जो रियलिटी है या फिर जो कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट, उसको ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व किया जा सकता है, और वो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब, अगर एक पेड़ से एप्पल टूट के नीचे गिर रही है, चाहे आप उसे देखो, चाहे आप अपनी आंखें बंद कर लो, वो एप्पल नीचे गिरेगी। ठीक है। तो मॉडर्निस्ट आइडिया के हिसाब से या फिर जो बिहेवियरिस्ट आइडिया के हिसाब से, वो एप्पल का नीचे गिरना
इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर एन इंडिविजुअल परसीव्स और नॉट। यानी कि अगर मैं अपनी आंखें बंद भी कर लूं तब भी वो एप्पल नीचे गिरेगा। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट कर सकता है, और एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करता है आउटसाइड द इंडिविजुअल्स परसेप्शन और इंडिविजुअल्स ऑब्जर्वेशन। यानी कि इंडिविजुअल चाहे ऑब्जर्व करे चाहे ना करे, वो जो ऑब्जेक्ट जो नीचे गिर रहा था वो गिरेगा। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करता है आउटसाइड द इंडिविजुअल्स ऑब्जर्वेशन। ये आइडिया अभी तक चल रहा था बिहेवियरिस्टिक स्कूल में, ये बहुत आइडिया चलता है। लेकिन जब ह्यूमनिस्टिक स्कूल आती है तो वो इस आइडिया को चेंज करती है और कहती है कि एक बात बताओ, आप लाल रंग देखते हैं, हरा रंग देखते हैं, काला रंग देखते हैं, आप ये रंग इसलिए देख पाते हैं, आपके लिए लाल लाल इसलिए है, आपके लिए हरा हरा इसलिए है क्योंकि आप उसको लाल देखते हैं, आप उसको हरा देखते हैं। अब सपोज कीजिए जो बचपन से अंधा हो, उसको तो लाल कभी दिखेगा ही नहीं, उसको तो हरा कभी दिखेगा ही नहीं, तो उसके लिए तो लाल हरा है ही नहीं। अगर एक जानवर ले लीजिए जो कि हम लोगों की तरह रंग नहीं देखता है, फिर एक सांप ले लीजिए या फिर डॉग ले लीजिए, तो उनका जो कलर देखने का तरीका है वो हम रखती है कि रियलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। जो भी हम देखते हैं वो हम देख रहे हैं इसलिए वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम अपनी आंखें बंद कर ले या फिर हमने जीवन में कभी आंखें ही ना खोला था तो हमें तो कुछ दिखता ही नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंडिपेंडेंट एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एक इंडिपेंडेंट एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी आउटसाइड द इंडिविजुअल्स ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा रियलिटी है, जो भी हमारी ऑब्जेक्टिविटी है, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट, वो हमारा हिस्टोरिकल फैक्टर्स, वो हमारा सोशल कल्चरल फैक्टर्स, इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये कि सपोज कीजिए कि आ, एक ऐसा कल्चर है जो कि काली बिल्ली अगर रोड काट के चली जाए तो हम रोड काट के अगर चली जाती है तो हम उसको एक बुरा मानते हैं। लेकिन कुछ कल्चर्स ऐसे होंगे जहाँ पे इसको कोई मतलब नहीं है। तो काली बिल्ली का रास्ता काटना एक बुरा चीज़ है, वो कि सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर कल्चर के अंदर में है, सारी कल्चर्स के अंदर में नहीं है ये चीज़। तो उसका रास्ता काटना शायद एक इवेंट है, लेकिन बेस्ड अपॉन योर हिस्टोरिकल फैक्टर्स, बेस्ड अपॉन योर सोशल कल्चरल फैक्टर्स, वो सेम इवेंट का अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकलता है। यानी कि आपने जो अपना रियलिटी बनाया वो डिपेंड कर रहा है कि आप उस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करता है कि आपकी रियलिटी क्या है। ठीक है, तो इसी व्यू से, इसी पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू से ये निकल के आता है कि जो इंडिविजुअल है, जो ह्यूमन बींग है, वो अपनी रियलिटी खुद कंस्ट्रक्ट करता रहता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडिया। अब इसी में दो तरीके के लोग होते हैं, एक इंडिविजुअल वाले और एक सोशल वाले। इंडिविजुअल वाले ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल अपना रियलिटी, अपनी एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी खुद कंस्ट्रक्ट करता है विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। जैसे कि पियाजे हो गए, पियाजे लैंग्वेज के अंदर में भी इस बात को कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग है वो खुद, जो चाइल्ड है वो खुद अपना रियलिटी कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। लेकिन वहीं पे फिर सोशल वाले आ जाते हैं, जैसे कि वाइगोत्स्की, वो ये कहते हैं कि नहीं, इंडिविजुअल को हेल्प चाहिए। इंडिविजुअल अकेले अपना रियलिटी कंस्ट्रक्ट नहीं करता, वो हेल्प लेता है अपने से एल्डर्स का, टीचर्स का, ताकि वो उसका अपना रियलिटी कंस्ट्रक्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसने बताया था कि आपको जब आपके सामने बड़े आए तो आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए? ये चीज़ आपको किसी ने सिखाया ही था ना, आपने तो खुद से तो नहीं सीखा। और यही चीज़ वाइगोत्स्की साहब भी कहते हैं कि हम जो मेजॉरिटी ऑफ द अपना रियलिटी जो अपने इर्द गिर्द या फिर जो वर्ल्ड अपने हम लोगों ने अपने दिमाग में बना रखा है, उसमें सोशल फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ठीक है, तो मॉडर्निस्टिक व्यू बिहेवियरिस्टिक आ जाता है, फिर पोस्ट मॉडर्निस्टिक व्यू में आपका ह्यूमनिज्म आता है, और वहीं से निकल के आते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडिया कि हम लोग अपना रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं, जिसमें कि सोशल वाले वाइगोत्स्की आ जाते हैं, इंडिविजुअल वाले पियाजे आ जाते हैं। और यही लोग जो हैं, जो पोस्ट मॉडर्निज्म वाले हैं, वो सब्जेक्टिव स्टडी की बात करते हैं रादर देन ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि एप्पल, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो आप उसको ऑब्जेक्टिवली स्टडी करने के बजाय, मैकेनिस्टिक व्यू पॉइंट लेने के बजाय, आप ये देखिए कि वो क्यों इस बिहेवियर को कर रहा है, उसका उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या हैं, उसके सोशो कल्चरल फैक्टर्स क्या हैं। हर चीज़ को स्टडी करें तभी आप ये पता लगा सकते हैं कि उसने ऐसा पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों करा है।
और इसी चीज़ के बारे में ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि अगर हमें किसी इंडिविजुअल को पढ़ना है तो हमें उन्हें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हमें उसको सब्जेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा रादर देन द ऑब्जेक्टिव। ठीक है। फिर एक इसी के अंदर में 21st सेंचुरी ट्रेंड्स के अंदर में आता है पॉजिटिव साइकोलॉजी। ये वाली पॉइंट, पॉजिटिव साइकोलॉजी, यहाँ पे भी है पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी है क्या? वर्ल्ड वार टू के बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा परवान पे थी, यानी कि वर्ल्ड वार टू के बाद बहुत सारे जो सोल्जर्स जो रिटर्न हो रहे थे उनको काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उस समय क्लिनिकल साइकोलॉजी चल रहा था। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या करती थी, वो डिजीज मॉडल ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग को लेके चलती थी। यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के हिसाब से आप हेल्दी हैं अगर आप में कोई डिजीज नहीं है, लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी आके कहती है कि सिर्फ डिजीज ना होना आपको हेल्दी करार, सिर्फ डिजीज ना होने की वजह से आप हेल्दी नहीं हो जाते। आपको हेल्दी होने के लिए आपको मेंटली, सोशली, इमोशनली हर तरीके से हेल्दी होना पड़ेगा। और उस चीज़ के बारे में ये लोग पॉजिटिव साइकोलॉजी बात करती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो आइडिया है वो मार्टिन सेलिगमैन ने ही दिया था, और मार्टिन सेलिगमैन वही है जो कि लर्नड हेल्पलेसनेस के बारे में बात करेगा, यानी कि सेम पर्सन लर्नड हेल्पलेसनेस के बारे में भी बात करता है और साथ ही साथ वो लर्नड ऑप्टिमिज्म के बारे में भी बात करता है, मार्टिन सेलिगमैन। ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का बेसिक आइडिया ये है कि वो ग्रेटर मीनिंग ऑफ द लाइफ के बारे में या फिर पर्पस ऑफ द लाइफ के टूवर्ड्स चला जाता है, कि वो सिर्फ मियर फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के बारे में नहीं सोचता। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गई, वो मियर एग्जिस्टेंस लेवल पे फोकस करता है कि आपको जिंदा कैसे रखा जाए, आपको दवाइयों के थ्रू, इसके थ्रू, थेरेपीज के थ्रू आपको जिंदा कैसे रखा जाए, सिर्फ इस लेवल तक क्लिनिकल साइकोलॉजी फोकस करती है। लेकिन आपको होप देना, आपको मोटिवेट करना कि आप जिंदा क्यों हैं, आपको क्यों रहना चाहिए, आप अगर हैं तो आप क्या करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में मोटिवेशन, आपको जीने के लिए जो पर्पस देती है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी लेकर आती है। सोशल वेलबींग जैसे कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर में आता है। ठीक है, ये ओके। तो यानी कि अभी तक हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडिया के बारे में बात कर लिया, पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो याद है हमने आपसे बात करा था बायोलॉजिकल अप्रोच के बारे में। तो जो बायोलॉजिकल अप्रोच भी एवोल्यूशनरी अप्रोच लेके चलती थी, लेकिन उनका एवोल्यूशनरी एंगल बहुत कम था। बायोलॉजिकल अप्रोच जो थी वो फोकस करती थी इस बात पे कि जो साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है उसका बायोलॉजिकल बेसिस क्या है, यानी कि उसकी जो बायोलॉजिकल ऑरिजिन क्या है, कि किस बायोलॉजी से वो ओरिजिनेट हो रहा है, क्या ऐसा हार्मोन्स है, क्या ऐसे ट्रांसमीटर्स है, क्या ऐसे हैं, जैसे कि क्या ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो किसी पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल फिनोमेना को जन्म दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो बायोलॉजिकल अप्रोच थी वो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव भी उठाती थी, और एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव भी बायोलॉजिकल अप्रोच को उठाएगी, यानी कि एवोल्यूशनरी अप्रोच भी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमेना के बारे में बात करेगी। लेकिन इनका जो पलरा है वो बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन की तरफ भागेगा, यानी कि ये किसी भी साइकोलॉजिकल फिनोमेना को या फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को, मेंटल प्रोसेसेस को इस नज़रिए से देखेंगे कि अगर ये आज एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आज हम लोग देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, इमोशंस अगर आज हमारे के अंदर है, तो उसका कोई ना कोई रोल तो रहा होगा। बिना रोल, इतने सालों के एवोल्यूशन के बाद अगर उसका कोई रोल नहीं होता तो वो खत्म हो जाता। अगर वो आज एग्जिस्ट करता है यानी कि कोई ना कोई उसका रोल होगा हमारे सर्वाइवल में। तो एवोल्यूशनरी अप्रोच इस चीज़ को लेकर चलता है। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी अप्रोच भी हो गया। फिर कॉग्निटिव साइंस और कॉग्निटिव न्यूरो साइंस आता है। अब कॉग्निटिव साइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर में, जो हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम लोग पढ़े थे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर में हमने देखा था कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को बहुत ज़्यादा लेके चलता है, कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो कंप्यूटर की तरह ही इनपुट लेता है, सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग करता है और फिर उसका आउटपुट को रिलीज कर देता है। ठीक है, ये कॉग्निटिव अप्रोच में लिया था हमने, और साथ ही साथ हमने ये भी लिया था कि कॉग्निटिव अप्रोच जो साइकोलॉजी की है वो कंप्यूटर एनालोगस लेता है ब्रेन को। उसी तरीके से कॉग्निटिव साइंस भी सिमिलर चीज़ ही करती है, वो भी रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीज़ों को पढ़ती है। साथ ही साथ वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को लेती है। वो सेम क्या कहते हैं, जो कॉग्निटिव साइंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है कॉग्निटिव अप्रोच टू साइकोलॉजी को। ये लोग भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच लेंगे, ये लोग भी स्टडी करेंगे आपके मेंटल प्रोसेस जैसे कि थिंकिंग हो गए, रीजनिंग हो गए, मेमोरी हो गई, लर्निंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे।
कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा एनालॉजी लेते हैं, ये लोग भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है ना। कॉग्निटिव साइंस और कॉग्निटिव अप्रोच इन साइकोलॉजी को लेकर दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। अगर आपने कॉग्निटिव अप्रोच पढ़ा है तो आप कॉग्निटिव साइंस के बारे में भी बता सकते हैं। लेकिन कॉग्निटिव न्यूरो साइंस जो होता है वो थोड़ा सा अलग है। कॉग्निटिव न्यूरो साइंस जो है वो ज़्यादा फोकस करता है न्यूरल एक्टिविटीज़ पे, यानी कि कॉग्निटिव न्यूरो साइंस के अंदर में जो भी कॉग्निटिव फिनोमेना है, जैसे कि मेमोरी हो गई, लर्निंग हो गया, परसेप्शन हो गई, थिंकिंग हो गया, इमेज फॉर्मेशन हो गया, तो इन सभी चीज़ों का वो स्टडी करता है थ्रू ब्रेन स्कैनिंग, न्यूरो इमेजिंग, सीटी स्कैन, एफएमआरआई, वो इन सब चीज़ों को स्टडी करता है। यानी कि जब ये प्रोसेसेस हो रहे हैं, कहने का मतलब ये कि कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस ये स्टडी करता है कि जब एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व है तो ब्रेन के कौन कौन से एरियाज है जो एक्टिवेटेड है, यानी कि कौन कौन से न्यूरल एक्टिविटीज जो उस वक्त हो रहे हैं, तो ये कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस स्टडी करते हैं। ठीक है, कई सारे फाइंडिंग्स भी है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया, ये सब इस स्कूल से रिलेटेड है कि जैसे कि एक पर्टिकुलर ब्रेन एरिया है जो ब्रेन एरिया हो गया जो किसी कई सारे मेंटल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, जैसे हिप्पोकैम्पस हो गया, तो हिप्पोकैम्पस लर्निंग से भी रिलेटेड है, मेमोरी से भी रिलेटेड है। तो इन सभी चीज़ों का जो ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, ये कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस पढ़ते हैं, यानी कि किस तरीके से जो मेंटल प्रोसेसेस है वो किस तरीके से न्यूरल एक्टिविटीज़ के साथ एसोसिएटेड है, वो इस चीज़ को स्टडी करती है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। तो ठीक है, 21st सेंचुरी हो गया।